नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ पतंग, जिसे आलोक धर्मा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो है कवि परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस कविता की जो कविता है पतंग, इसकी संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं और अंत में हम इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों काव्य शास्त्र से, वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनका जन्म 1948 ईस्वी में दोस्तों मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी जो है पहली कविता जो है जनता का आदमी, ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद बागियों लड़कियां और ब्रूनो की बेटियों से इन्हें प्रसिद्धि मिली। रोज़ दुनिया रोज़ बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दोस्तों। प्रमुख सम्मान राल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनकी प्रमुख पंक्तियाँ दोस्तों, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना उधर है, ये इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों। उसके बाद 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धर्मा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता जो है अर्जित की और 1972-1973 में प्रकाशित इनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जो है जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धर्मा ने कभी थोक भाव में लेखन कार्य नहीं किया, अर्थात उन्होंने कविताएं रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, थोक भाव में ज़्यादा मात्रा में नहीं लिखी हैं। सन 1972 में लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह जो हम पढ़ चुके हैं सन 1998 में प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी की है। इसके बाद दोस्तों इसका जो कविता परिचय है उसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धर्मा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। याद रखें, यह एक लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में केवल शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को कवि ने अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है और आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की बेहदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कवि धीरे धीरे बिंबों के माध्यम से एक ऐसी नई कविता में जो है एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ जो है छतों के खतरनाक कोने पर गिरने का भय, तो दूसरी ओर भय पर विजय प्राप्त पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिरते फिर भादों के बाद शरद ऋतु उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी इसके साथ हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कविता है पतंग, इसकी आप संपूर्ण व्याख्या अब सुनिएगा। और ये पूरी कविता जो है बच्चों के लिए समर्पित है।
तो देखिए, सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को। तो देखिएगा, सबसे तेज बौछार गई भादो गया, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और भादो यानी भाद्रपद का जो महीना है उसका भी अंत हो रहा है। अब ऐसे में तेज बौछार जो गिरने की संभावना है वो न के बराबर है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और बादल से, क्योंकि शरद ऋतु है दोस्तों, तो बादल से जो है, आकाश से बादल हट जाने से के कारण सवेरा जो है वो खरगोश की लाल आंखों के समान चमकीला और प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी से भरे नदी नालों के पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु रूपी जो बालक है, यहाँ पर शरद ऋतु को बालक बताया गया दोस्तों। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को, अपने नए चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड को अपने चमकीले सुंदर इशारों से बुला रहा है। आगे देखिए दोस्तों, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु ने आकाश को इतना स्वच्छ, इतना मुलायम, इतना कोमल बना दिया है ताकि बच्चों की जो पतंग है वो आसानी से ऊपर उड़ सकें और उड़ सकें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ पतंग आसानी से उड़ सके, और दुनिया का सबसे जो पतला कागज़ है वह भी उड़ सके, और इसके साथ साथ में बांस की सबसे पतली लकड़ी जो कमानी के रूप में उसमें लगी होती है वह भी उसके साथ में आसानी से उड़ सके। इस प्रकार से शरद ऋतु ने आकाश को इतना स्वच्छ और कोमल बना दिया है। आगे देखिए कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ, और इस प्रकार पतंगों को उड़ते देखकर बच्चे खुशी से किलकारियाँ मारेंगे और जो है सीटियाँ बजाने लगेंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेंगे। आगे देखिए, बहुत ही शानदार कविता बच्चों के लिए दोस्तों। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश में इस प्रकार से उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को देखकर कवि को मानो ऐसा लग रहा है जैसे जो है नाजुक नाजुक कोमल कोमल तितलियाँ आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रही हों, स्वच्छंद उड़ रही हों। आकाश में नाजुक और कोमल तितलियाँ इस प्रकार से स्वच्छंद विचरण कर रही हों। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उनका जन्म होता है, जब वे जन्म लेते हैं
तो जन्म से ही उनका जो शरीर है वो कपास के समान लचीला और कोमल होता है। लचीला और कैसा होता है? कोमल होता है। तो जन्म से ही उनका जो शरीर है वो रुई के समान, कपास के समान हल्का और लचीला होता है, कोमल होता है। आगे देखिए, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनकी कोमलता को स्पर्श करने, उनके कोमल शरीर को, उनके लचीलेपन शरीर को स्पर्श करने के लिए मानो स्वयं पृथ्वी ही घूमती हुई उनके व्याकुल पैरों के पास आती है। आगे देखिए लाइनें, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर छतों को भी नरम बनाते हुए। आगे कवि वर्णन करते हैं, जब वे बेसुध होकर अर्थात जब वे आसपास की स्थिति को जाने बिना ही दौड़ते हैं, तब छतों को भी नरम बनाते हुए, तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छत भी नरम बन जाती है, कोमल बन जाती है। दिशाओं के मृदंग की तरह बजते हुए। और आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे भागते हुए जाते हैं तो उनके पैरों से निकलने वाली आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि चारों दिशाओं में मृदंग की भांति मधुर संगीत निकल रहा हो। आगे देखिए दोस्तों, जब वे पैग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले बेग अक्सर, और जब वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पैग भरते हुए आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं, तब उस समय बच्चों का शरीर पेड़ की शाखाएं की तरह, पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है, कोमलपन लिए रहता है। ये सभी प्रक्रियाएं उनके लचीलेपन के कारण हो पाती हैं। ये सभी जो क्रिया हैं, झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना, ये सभी क्रियाएं उनके कोमल शरीर और लचीलेपन के कारण ऐसा हो पाता है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो आगे कवि जो है वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे पतंग उड़ाते हुए खतरनाक किनारों के पास, छतों के खतरनाक किनारों के पास पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं, जहां यदि ध्यान न दिया जाए तो उन्हें की जो है गिरने की संभावना बनी रहती है, जो है दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो ऐसे में उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो केवल गिरने के भय से उत्पन्न, ऐसे समय में उन्हें गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साह ही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है। ऐसे में गिरने से उत्पन्न भय उन्हें उत्साह ही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है। इस प्रकार गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साह ही उन्हें रोमांच बनकर बनाता है, संगीत बनकर उन्हें बचाता है उन्हें। आगे देखिए, दोस्तों, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार डोर के सहारे पतंग ऊंचाई निर्भर करती है, उसी प्रकार धड़ती हुई पतंग की ऊंचाई उन बच्चों को संभाल लेती है, थाम लेती है, मतलब उनको संभाल लेती है, गिरने से उन्हें बचा लेती है महज एक धागे के सहारे उड़ती हुई धड़कती हुई पतंगों की ऊंचाई उन बच्चों को संभाल लेती है, थाम लेती है, बचा लेती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। और आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि को ऐसा लगता है, उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे वे
भी अपने रंध्रों के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ रहे हों। कवि मानो यहाँ पर कल्पना कर रहा है, उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कि वे भी अपने रंध्रों के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ रहे हों। आगे देखिए दोस्तों, अगर वे गिर भी जाते हैं अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच भी जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश में अपनी पतंग उड़ते हुए देखकर लगातार जब वे कभी कभार छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं परंतु और बच जाते हैं, परंतु अपनी लचीले शरीर के कारण बच भी जाते हैं। तो बचने के कारण उनके मन में जो बचा खोचा भय होता है वो भी समाप्त हो जाता है, जो डर होता है वो भी समाप्त होता है और फिर निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर वे भय रहित होकर चमकते हुए सूरज के सामने आ जाते हैं फिर से पतंग उड़ाने के लिए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं उनकी गति और उत्साह और भी उस समय उनकी जो गति है, उत्साह है, वो और भी तेज हो जाता है। ऐसे में लगता है, कवि ऐसा मानता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई मानो बच्चों के भागते हुए तेज कदमों के समीप सौम्य ही आ रही हो, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसमें जितने प्रश्न बनते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा प्रथम जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो है, पतंग नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये जो पतंग दोस्तों है, ये पाठ कविता जो है वो दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह से ली गई है, जिसे आलोक धर्मार्क द्वारा लिखा गया है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु दोस्तों आता नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो मानवीकरण है। शरद ऋतु का यहाँ मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है। और जो शब्दावली है पूरी पूरी वो तत्सम प्रधान शब्दावली है, तत्सम शब्द के यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे और देखिए किन किन पंक्तियों में दोस्तों दृश्य बिंब है, क्योंकि यहाँ पर कविता सभी दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। तो देखिए सवेरा हुआ, इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें भी दृश्य बिंब का कवि ने प्रयोग किया है इन पंक्तियों में। इसके अलावा शरद आया पुलों को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल से तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इन सभी में दृश्य बिंब है दोस्तों। इसके अलावा चमकीले इशारों से बुलाते हुए ये दोस्तों एक लाइन जो है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ श्रव्य बिंब है, मतलब जिसको सुनाई देने वाला श्रव्य बिंब है। और इसके बाद बात करें चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इसमें भी दृश्य बिंब है। इसके अलावा यदि बात करें हम आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर स्पर्श बिंब है दोस्तों, स्पर्श बिंब है। इसके अलावा पतंग ऊपर उठ सके, यहाँ पर जो बिंब है वो है दृश्य बिंब। इसके बाद बात करें हम तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यहाँ पर जो है आपके उपमा अलंकार है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।